गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे विचारक कार्ल मार्क्स का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें मार्क्स द्वारा प्रतिपादित जो प्रमुख उनका सिद्धांत है उनमें से एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये मार्क्स द्वारा प्रतिपादित है। इसके संबंध में मार्क्स क्या विचार हैं वो समझते हैं, स्पष्ट करेंगे। देखिए, मार्क्स ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन किया है। इस पूरे सिद्धांत की विवेचना उनकी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया है। कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है दास कैपिटल। अब देखिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्या होता है अतिरिक्त मूल्य? अतिरिक्त मूल्य कैसे पैदा होता है, कौन पैदा करता है और किसके पास रखा जाता है, ये सब कुछ इस सिद्धांत में हम समझेंगे। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रखा गया धन ही अतिरिक्त मूल्य है। यानी जो पूंजीपति है उसके पास जो भी अतिरिक्त धन रखा गया है वही अतिरिक्त मूल्य है। मतलब उसके पास अपने पास जो भी धन रखा गया है वो क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। ठीक है। मार्क्स ये भी कहते हैं कि ये उन दो मूल्यों का अंतर है जिसमें मजदूर पैदा करता है और जिसे वास्तव में वो पाता है। मतलब एक तो जितना वो पैदा करता है, जो धन पैदा करता है, और फिर जितना वो अपने पास रखता है, उन दोनों का ही अंतर क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। मतलब जिसने उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा जितना धन पैदा किया है और उसके बदले जो भी उसको एक मजदूरी मिली है, तो मजदूरी के रूप में जो तो वो पाता है, लेकिन जो धन पैदा किया है उससे जो भी मूल्य पैदा हुआ है वो किसके पास है? मालिक के पास है, पूंजीपति के पास है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से दोनों का अंतर ये क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। फिर मैक्सी के शब्दों में अगर इसको और भी समझा जाए तो मैक्सी कहते हैं कि ये वे मूल्य हैं जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर पथकर के रूप में वसूल करता है। आई बात समझ में? मतलब ये वो कीमत है, वो मूल्य है जिससे पूंजीपति किससे? श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर एक प्रकार का टैक्स पथकर के रूप में वसूल करता है। वो क्या है? अतिरिक्त मूल्य। इसको एक प्रकार से उपमा के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया है। ठीक है। तो ये अलग अलग मार्क्स ने, मैक्सी ने अलग अलग ये अपने कथन के द्वारा स्पष्ट करने का है, लेकिन और भी हम इसका सरलीकरण करें, इसको समझने का प्रयास करें कि आखिर में ये अतिरिक्त मूल्य होता क्या है, इस प्रकार का समझिए। तो बिल्कुल सरल शब्दों में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हम ये स्पष्ट करते हैं कि ये वह मूल्य है। कौन सा? अतिरिक्त मूल्य। ये वह मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है। पूंजीपति क्या करता है? मजदूर जो मेहनत करता है, मजदूर की जो मेहनत लगती है, उस मेहनत से जो भी प्राप्त होता है वो पूंजीपति अपने पास रख लेता है। ठीक है। और जिसके लिए मजदूर का कोई मूल्य नहीं और जिसके लिए मजदूर को कोई उसने मूल्य नहीं चुकाया। ठीक है। ये क्या है? अतिरिक्त मूल्य। जैसे एक बेहतर समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। देखिए कि किसी फैक्ट्री में यदि कोई मजदूर साड़ी बनाता है, कोई भी फैक्ट्री है उसमें साड़ी बनाने का काम है, तो कोई मजदूर है वो किसी फैक्ट्री में एक साड़ी बनाता है, तो उसे एक साड़ी के बदले कितने रुपए मिलते हैं? 6 रुपये मिलते हैं। कितने? 6 रुपये। साड़ी पर लगने वाली सामग्री की जो कीमत है, मतलब साड़ी में जो भी उसका कच्चा माल, जो भी उसको कपड़ा है, उस पर जो प्रिंटिंग है, उस पर जो भी कलर्स हैं, उसमें जो भी सब कुछ जो सामग्री लगती है वो कितने आती है? 8 रुपये उसकी लागत आती है। ठीक है। अब बाजार में वो साड़ी कितने में बिकती है? 20 रुपये में। कितने में? 20 रुपये में वो साड़ी बिकती है। समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए कि वो साड़ी 20 रुपये में बिकती है। अब इस प्रकार आप समझते हैं कि उस साड़ी पे लागत कितनी आई? ये 6 रुपये तो चुका है इसको मजदूर को, 8 रुपये उसकी लागत आई। मतलब उस पर साड़ी पर जो मतलब सामग्री की जो कीमत लगी वो 8 रुपये। तो 6 और 8 कितने हो गए? 14 रुपये हो गए। अब 14 रुपये तो उस पर कुल कितनी आई? लागत आई। लेकिन इसको बेचा कितने में? 20 रुपये में। तो अब जो 20 माइनस 14 कितने बचे? 6 रुपये। तो 6 रुपये है वो क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। क्या है?
अतिरिक्त मूल्य, जिससे पूंजीपति बिना किसी प्रकार का परिश्रम किए हुए ऑफिस में बैठा बैठा प्राप्त कर लेता है। आई बात समझ? पूंजीपति ने न तो मशीन चलाई, न कुछ काम किया, ठीक है, मेहनत मजदूर ने की, लागत जो भी उस पर काम करना था वो मजदूर ने किया, तो बेचारे को 6 रुपये दे दिए और 8 रुपये उस पर लागत आई, 14 रुपये कुल उसकी क्यों सब कुछ लागत बनी, और मार्केट में भी उसको बेचा 20 रुपये में, तो 6 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ, जो लाभ प्राप्त हुआ, वो किसकी जेब में गया? मालिक की जेब में। जबकि मार्क्स से कहता है ये पैसा किसकी जेब में जाना चाहिए? मजदूर की, क्योंकि मेहनत किसने की है? मजदूर ने की है, इसलिए ये मजदूर प्राप्त करेगा। अब देखो कितना तरह संगत है, आपके मन में भी विचार आ रहा होगा कि ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन मार्क्स कहते थे कि नहीं, ये गलत है। जो पूंजीपति है बिना कुछ मेहनत किए हुए कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता है, अपनी जेब में 6 रुपये डाल दिए प्रति एक साड़ी पर, तो सोचो कितनी साड़ियों का निर्माण होगा, कितना उसको पैसा कमाया उसने, ठीक है। तो ये एक प्रकार का अतिरिक्त मूल्य है जो मालिक को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो मार्क्स का मत ये है कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है वो श्रमिकों के श्रम का परिणाम होता है। आखिर बना मेहनत किसने की? श्रमिक ने की, मजदूर ने की, उनकी जो मेहनत लगी उसका ही तो परिणाम है ये अतिरिक्त मूल्य। अतः न्याय की मांग ये है कि वह उससे ही प्राप्त होना चाहिए। किसकी प्राप्त होना चाहिए? मजदूर को प्राप्त होना चाहिए, मालिक को प्राप्त नहीं होना चाहिए। बेहद ईजी है, मार्क्स की जो थ्योरी है वो सिद्धांत बहुत आसान है, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ सकते हैं। तो कहते हैं कि जो अतिरिक्त मूल्य है वो आखिर मजदूरों के मेहनत का परिणाम है, और न्याय ये कहता है कि वह जो कीमत है वो किससे प्राप्त होनी चाहिए? मजदूर को प्राप्त होनी चाहिए। और मजदूर लोग उत्पादन के साधनों के स्वामी तो होते नहीं, क्योंकि उत्पादन के जो साधनों के जो स्वामी होते हैं वो तो मालिक होते हैं, इसलिए वह पूंजीपति द्वारा हड़प लिया जाता है। यानी जो 6 रुपये जो लाभांश प्राप्त हुआ है वो बेचारे ठगे रह जाते हैं मजदूर, और वो टोटल जो लाभ होता है वो उत्पादन के साधन के जो स्वामी होते हैं अर्थात मालिक होते हैं, पूंजीपति होते हैं, वो हड़प लेते हैं। कौन हड़प लेते हैं? वो हड़प लेते हैं, मालिक, जो साधनों के स्वामी होते हैं। इसलिए बेचारे मजदूर चाहकर भी कुछ ही नहीं कर सकते। तो मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति द्वारा इस प्रकार का जो अतिरिक्त मूल्य है उसको जो हड़प लिया जाता है ये एक प्रकार का अन्याय है, और ये अन्याय बिल्कुल गलत है। धीरे धीरे ये एक प्रकार से श्रमिक और जो दास व्यवस्था थी, ये दास एक जैसे होते हैं, वो उनकी स्थिति ऐसे कैसे बनी रहती है, उनकी स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आ सकते हैं, इसलिए किसी का हक मारने का काम करते हैं पूंजीपति। यह है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। आशा कर रहा हूँ बहुत छोटा सा टॉपिक है, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया साड़ी वाला, एक बार पुनः इसको रिपीट करके आप समझ सकते हो कि जो भी लागत के अलावा जो मार्केट में बेचा जाता है, जो कीमत में डिफरेंस होता है, वो जो लाभ होता है वो मालिक अपनी जेब में रखता है। मार्क्स की मांग यही है कि वो कीमत किसको देनी चाहिए? मजदूर, क्योंकि ये मजदूर की मेहनत का परिणाम है, इसलिए मजदूर को मिलना चाहिए। अब इसकी सबसे बड़ी आलोचना की गई, ज़बरदस्त तरीके से आलोचना भी की गई है कि भाई कैसे, क्या है आलोचना में क्या होता है? देखो, ये कहते हैं कि सबसे पहले ये है कि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। मेहनत करो, मेहनत ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं मान सकते आप। मेहनत, जो भी आप मेहनत करते हो, यही उत्पादन का एकमात्र साधन थोड़ी है। सबसे पहले तो कच्चा माल लाएं, जिस माध्यम से लाया गया है, जिस जगह पर उत्पादन हो रहा है, वहाँ पर बिजली है, वहाँ पर भूमि है, वहाँ पर अन्य सामग्री है, कच्चा माल लाना है, उसको सब कुछ मार्केट में बेचना है, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करनी है, अन्य खर्चे भी है ना। तो केवल उसने एक जगह बैठ कर ये काम कर दिया तो ये सब कुछ एकमात्र श्रम को ही मानकर उत्पादन मानना ये बिल्कुल उचित नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। पहली आलोचना ये। दूसरा ये कहा जाता है कि पूंजी द्वारा किए जाने वाले अनेक व्यय तो उल्लेखनीय है। मतलब आप सोच रहे हो कि पूंजीपति अपनी जेब में 6 रुपये डाल दिया, 14 रुपये लागत है, 20 रुपये बेचा, 6 रुपये जो लाभ प्राप्त हुआ जेब में डाला। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि जो जिस मशीनों से काम कर रहा है वो मशीनें कल ख़राब हो गई, जो घिसावट आ गई, और कल हो गई कोई नई मशीन खरीदनी है, तो क्या पैसा मजदूर देंगे नई मशीन खरीदने के लिए? पैसा कौन देगा? मालिक देगा। तो सोचो कि जब उसमें किसी प्रकार के कारखाने में सुधार के लिए उससे पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो कल कारखाने में सुधार के लिए जो पैसे की जरूरत होती है कौन देगा? फिर आप देखेंगे कि जो मशीनें खराब होती है, मशीनें नहीं लानी पड़ती है, कभी वह कुछ आग लग जाए, दुर्घटना घटित हो जाए, फिर उसका भरपाई कौन करेगी? फिर कभी भी मजदूर को जो बोनस दिया जाता है वो फिर कहाँ से दिया जाएगा?
फिर बिजली, पानी, भूमि और भी किसी प्रकार के जो भी मार्केट से लाना ले जाना, यातायात, आवागमन, उसका प्रचार प्रसार, उसके अन्य कार्य में, ये सब खर्चा उठाएगा कौन? इसकी बात तो बिल्कुल करते ही नहीं है मार्क्स। उत्पादन के लिए केवल एक जगह बैठकर मशीन से काम करना नहीं होता है, उत्पादन के लिए कई स्रोत काम करते हैं, तब जाके वो चीज़ मार्केट तक पहुंचती है। इसका बात तो बिल्कुल उल्लेख ही नहीं है। इसलिए आप पूंजीपति को कहें कि नहीं ये तो चोरी का धन है, अतिरिक्त मूल्य नहीं, ऐसा नहीं चलता, ठीक है, इसलिए भी कहना है। दूसरा, ये सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित है, मतलब जो बात हकीकत में व्यवहारिक तौर पर केवल उन्होंने मजदूरों को केंद्रित करके बात की है और अन्य पक्षों पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, तो ये भी एक प्रकार से गलत है। फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है शारीरिक श्रम से भी बड़ा होता है मानसिक श्रम, और यहाँ पर मानसिक श्रम की पूरी उपेक्षा की है इसने अपने मार्क्स में। मतलब सबसे बड़ा मानसिक श्रम, आप किसी भी कोई भी कारखाना हो, उद्योग हो, इंडस्ट्री को आप स्थापित करना चाहते हो तो आपको बहुत बड़े मानसिक रूप से सोचना पड़ता है कि मैं कितना इन्वेस्ट करूँ, मुझे किस प्रकार से यह सब अनुकूलित स्थितियाँ होगी, और हर व्यापार में मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, तो उसके लिए किस प्रकार के चैलेंजों को मतलब सामना करते हुए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, किस प्रकार से मुझे कॉम्पिटिटिव बिजनेस करना है, ये सब कुछ होता है। तो मानसिक श्रम बहुत ज़बरदस्त होता है जिसकी आपने उल्लेख ही नहीं किया है, तो ज़बरदस्त तरीके से मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। फिर ये बहुत बड़ा विरोधाभासी रूप से है, और यूँ समझा जाए तो ये सिद्धांत आर्थिक कम प्रचारात्मक अधिक दिखता है, केवल मजदूरों को झंडा लेके बात करते रहते हैं, तो ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं माना जा सकता, इसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो मार्क्स ने स्पष्ट किया, मार्क्स ने इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया, ये हमने समझा। अब देखिए, अब हम अगला टॉपिक है मार्क्स का, कि मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था का जो विश्लेषण किया है, उस पूंजीवादी व्यवस्था के विश्लेषण और उसकी जो पूंजीवादी व्यवस्था की जो धारणा है, इसके संबंध में मार्क्स का क्या मत है, मार्क्स इसके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं, वो हम स्पष्ट करते समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस पूंजीवादी व्यवस्था में कि पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत, पूंजी यानी कैपिटल के केंद्रीकरण का सिद्धांत है। इसमें ये बताना चाहते हैं मार्क्स, कहते हैं कि इसके अंतर्गत हम पूंजी की निरंतर वृद्धि अतिरिक्त मूल्य के कारण होती है। मतलब पूंजी है वो एक जगह केंद्रित क्यों होती है, पूंजीपति के पास जो पूंजी है वो केंद्रित क्यों होती है, तो उन्होंने बताया है कि जो अतिरिक्त मूल्य होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्पष्ट किया है कि जो अतिरिक्त मूल्य है जो मालिक के पास रहता है, जो उस पूंजीपति के पास रहता है, उसके पास ये बढ़ते कई गुना उसके पास ये बढ़ जाती है। तो ये कहते हैं कि पूंजी में निरंतर वृद्धि होती रहती है। वो किसकी वजह से होती है? अतिरिक्त मूल्य के कारण होती है। इसके बल पर पूंजी का केंद्रीकरण होता है। बढ़ती पूंजी से वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगता है। अब जब ज़्यादा पूंजी होगी, ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, और वस्तुओं की जो मात्रा है उसमें भी अधिक मात्रा में उसकी जो क्वांटिटी है वो भी अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होगा उसका। बाजार में प्रतियोगिता बढ़ती जाती है। बड़े उद्योगों के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की लागत मूल्य कम होती है। छोटे और मध्य वर्गीय उद्योगों की निर्मित माल की लागत मूल्य अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जब बहुत विशाल वृहद स्तर पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो बड़ी मशीनें होती हैं, और वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होने से उसकी लागत कम आती है। लागत कम होने से बाजार में उसकी कीमत कम होती है। और जो छोटे और मध्यम वर्गीय मझले जो उद्योग होते हैं वहाँ पर छोटी मशीनें और उससे उत्पादन कम होता है और लागत ज़्यादा आती है, तो फिर उसका मूल्य भी ज़्यादा होता है। अभी क्या होता है कि जब बाजार में आने पर उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, अतः बाजार में छोटे जो उत्पादक हैं वो, या छोटे श्रेणी के जो उत्पादक हैं वो बड़े पूंजीपति के आगे बिल्कुल टिक नहीं पाते, प्रतियोगिता नहीं कर सकते, वे बिल्कुल उसके सामने हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, उनकी मिलें बंद हो जाती है। इस तरह जो पूंजी है वो गिने चुने हाथों में केंद्रित हो जाती है। उनके बड़े उद्योगों के सामने छोटे उद्योग टिक नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत। आपको समझ में आया होगा? बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। मतलब जो अतिरिक्त मूल्य है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर वो कहते हैं कि धीरे धीरे ये जो कीमत है, ये जो लाभ है या जो सरप्लस वैल्यू है, ये इन मालिकों के पास एकत्रित हो जाती है, और एकत्रित होते फिर बहुत अधिक मात्रा में उनके पास पूंजी का केंद्रीकरण हो जाता है। फिर बढ़ती पूंजी से फिर वो वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। अधिक मात्रा में उत्पादन होने से फिर बाजार में प्रतियोगिता बढ़ती है। बड़े उद्योगों में
उत्पादित वस्तुओं की लागत कम होती है और छोटे मध्यम वर्ग की उत्पादक कम जो लागत है वो ज़्यादा होती है। अतः बाजार में ये छोटे जो श्रेणी के उत्पादक हैं वो बड़े उद्योगपतियों या पूंजीपतियों के सामने टिक नहीं पाते हैं, अपनी प्रतियोगिता नहीं कर पाते, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते और वे हार जाते हैं। उनकी मिलें बंद हो जाती हैं, उनके कारखाने बंद हो जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उनका काम बंद हो जाता है और सब कुछ पूंजी इस तरह जो पूंजी का जो प्रवाह है वो गिने चुने पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। केंद्रीकरण पूंजी का एक जगह एक फ्लो में हो जाता है। ये कहलाता है पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत। इससे संबंधित आपको कभी भी शॉर्ट नोट भी पूछा जाए तो आप ये बात बता सकते हैं कि पूंजी का केंद्रीकरण किस प्रकार से होता है और क्या है ये। ठीक है, पहला सिद्धांत हमने स्पष्ट किया। दूसरा है कि श्रमिक वर्ग की निरंतर बढ़ने वाली निर्धनता और कष्टों का सिद्धांत। श्रमिक वर्ग जो मजदूर क्लास है, मजदूर वर्ग है, उसकी जो निरंतर बढ़ने वाली निर्धनता यानी गरीबी और उसके दुख दर्द कष्ट किस प्रकार से, देखो समझो। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी का केंद्रीकरण के साथ साथ श्रमिक वर्ग की निर्धनता और उनके दुख दर्द कष्ट बढ़ते हैं। कैसे कि उद्योगों की नवीनीकरण और तकनीक से मानव श्रम के स्थान पर मशीनें ले लेती हैं। यानी आप देखेंगे कि नवीनतम तकनीक, नवीनतम टेक्नोलॉजी के आधार पर और फिर उद्योगों के जो भी मशीनों का नवीनीकरण करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो मशीनें कई मनुष्यों का काम करती है। तो इससे मानव श्रम का जो स्थान है वो कौन ले लेता है, मशीनें ले लेती हैं। और श्रमिक हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता है क्योंकि अब श्रमिकों का काम मशीनें करने लगी। तो पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों की मजदूरी कम कर देते हैं। अब मालिकों को लगता है कि जब पैसा खूब मिल रहा है, पैसा खूब मतलब जो मशीनें हैं काफ़ी कुछ कर रही है, मुझे बहुत कम मजदूरों की ज़रूरत है। तो फिर वो मजदूरी की मांग करने वाले खूब लोग हैं, श्रमिकों की ज़रूरत कम है, तो फिर वो कम से कम मजदूरी देकर वो मजदूरी का काम करवाते हैं। इस प्रकार फिर क्या होता है कि मजदूर वर्ग का अधिकाधिक दमन होता है, पतन होता है, शोषण होने लगता है, उनको उपयुक्त मजदूरी भी नहीं मिल पाती है और फिर धीरे धीरे ज़बरदस्त तरीके से उन्हें उग्र असंतोष पैदा होता है कि वो अपनी प्राथमिक जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो भी पूरी नहीं कर पाते और उसमें पिछड़ जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा औद्योगिकरण और इनसे या तकनीकी से वजह से मजदूर वर्ग पर बहुत बड़ी चोट पहुँचती है, नुकसान होता है। अगला है तीसरा, आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आर्थिक संकटों का पुनरावर्तन का सिद्धांत क्या है समझिए आप। पूंजीवादी व्यवस्था में ये कहते हैं कि समय समय पर अति उत्पादन और न्यून उत्पादन के संकट उत्पन्न होते रहते हैं। पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, एक तो बहुत ही मशीनों से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, और यहाँ फिर बिल्कुल न्यून उत्पादन के संकट है। मतलब जब ज़्यादा उत्पादन हो गया, बाजार में बिक नहीं रहा है तो बिल्कुल ठप हो गए, तब फिर कुछ उत्पादन भी नहीं हो रहा है। तो अति उत्पादन और न्यून उत्पादन के संकट हमेशा उसमें होते रहते हैं, जिससे सर्वाधिक दुष्परिणाम किस पर होता है, मजदूरों पर होता है। ज़्यादा उत्पादन हो गया तो फिर मजदूरों को भी उस समय फिर आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मार्केट में खूब उत्पादन पड़ा है, खूब प्रोडक्ट पड़ा है, कोई लेने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर उस समय भी मजदूर पिछड़े रह गए। फिर जब नहीं बिक रहा है, नहीं चल रहा है, मंदी है, ऐसा कुछ भी अवस्था आ गई, बिल्कुल उसमें प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है, उत्पादन बिल्कुल नहीं हो रहा है, न्यून उत्पादन है, तो भी मजदूर तो बेचारे वही के वही खाने के लाले पड़ रहे हैं, मजदूर की वो स्थिति है। इसलिए इसका जो दुष्परिणाम है, पूंजीवादी व्यवस्था के जो दुष्परिणाम है, इसका भुगतना किसको पड़ता है, मजदूरों को पड़ता है। मजदूर और मजदूर से जुड़े हुए अन्य वर्ग हैं, इनको सब कुछ भुगतना पड़ता है। ये कहते हैं कि ये सब उनके लिए बेहद खराब है, ये बिल्कुल उनके लिए उपयुक्त नहीं है। एक बात समझ में, तो ये है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकटों की समय समय पर हमेशा से पुनरावृत्ति होती रहती है।